हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आपका इस चैनल फाइंडेक्स में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सीखा था अबाउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट अ करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ। हमारा पहला टॉपिक है अ करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल का क्या मतलब है? मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है अ मैग्नेट विथ टू पोल्स। वास्तव में जितने भी मैग्नेट्स हैं उन सभी मैग्नेट्स को हम एक मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, जिसमें एक पोल को हम कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे पोल को हम कहते हैं साउथ पोल। ईच मैग्नेट इज अ मैग्नेटिक डाइपोल। दुनिया में आज तक ऐसा एक भी मैग्नेट नहीं मिला या एग्जिस्ट नहीं करता जिसका सिर्फ सिंगल पोल हो। हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं। यहां पर हम क्या सीखने वाले हैं कि एक करंट कैरिंग लूप का जो बिहेवियर है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह है। मतलब एक करंट कैरिंग लूप के भी दो पोल्स डिफाइन किए जा सकते हैं। एक करंट कैरिंग लूप के भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को डिफाइन किया जा सकता है, और उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए, एक मैग्नेट के केस में हम जनरली एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। हर मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन किया जाता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं, ठीक उसी तरह से हम एक मैग्नेट के केस में भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन करते हैं। एक करंट कैरिंग लूप है सपोज, और उस करंट कैरिंग लूप में बहने वाली करंट को हम मान लेते हैं I। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स को हम मान लेते हैं N, और उस करंट कैरिंग लूप के एरिया को हम मान लेते हैं A। तब उस केस में उस करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है NIA। अगर आप उस करंट कैरिंग लूप के नंबर ऑफ टर्न्स, उससे बहने वाली करंट और उस लूप के एरिया को मल्टीप्लाई कर दो, मिलने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद रखना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कि मैंने सिंबल M के ऊपर एक एरो पुट किया है। एक्चुअली में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो कैपिटल M है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस वेक्टर क्वांटिटी का जो डायरेक्शन है वो एरिया वेक्टर A के अलोंग होगा। Whatever will be the direction of area vector will be the direction of magnetic dipole moment। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन की मदद से आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे ऑब्टेन करें? तो एक बात तो आपने बिल्कुल गॉस लॉ में सीखी थी कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा हमेशा एक सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को हमेशा हम सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर में ही लेते हैं, तो यहां पर भी लेंगे। लेकिन एक प्लेन के जैसे एक लूप है हमारे पास, तो उस लूप के केस में एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगा और एक और परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगा। तो आउटवर्ड लें या इनवर्ड लें, ये कैसे जानेंगे? तब इस केस में हम यूज करेंगे द राइट हैंड थंब रूल। आप राइट हैंड थंब रूल की मदद से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर को ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से इसे यूज करना है मैं आपको सिखाता हूं। तो देखिए, यहां पर मैंने दो केसेस लिए हैं। पहले केस में मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया हुआ है और दूसरे केस में मैंने एक सर्कुलर लूप लिया हुआ है, और दोनों ही केसेस में जो बहने वाली करंट है वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाई हुई है। मेरे सेंस में जो बहने वाली करंट है दोनों ही केसेस में वो एंटी क्लॉकवाइज है। हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए क्या करना होगा? जिस सेंस में हमारी करंट बह रही होगी लूप में, उस सेंस में आपको आपके राइट हैंड के पाम को टर्न करना होगा। जो थंब होगा वो आपको एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, और जो आपकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी एग्जैक्टली वही डायरेक्शन आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की भी होगी। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे सेंस में बहने वाली करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तब मैं उस सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न किया तो जो थंब है मेरी तरफ आ रहा है, तब इस केस में रहने वाली मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगी वो राइटवर्ड होगी। सिमिलरली
इस केस में भी जो बहने वाली करंट है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस केस में भी रहने वाली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरी तरफ या फिर राइटवर्ड होगी, और इस तरीके से हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। मैं यहां पर एक बात आपको समझाना चाहूंगा कि अब तक हमने एक बार भी लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं किया, हमने हर बार राइट हैंड थंब रूल को ही यूज किया है, और पूरी फिजिक्स में हम कहीं पे भी लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे भी नहीं। राइट हैंड थंब रूल की मदद से हम हर केस में डायरेक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं, चाहे वो केस दो वेक्टर क्वांटिटीज के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन को निकालने का हो, या फिर किसी कॉइल से फ्लो होने वाली करंट के थ्रू डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की निकालने की बात हो, या फिर किसी स्ट्रेट वायर में करंट के बहने के दौरान उससे डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की निकालने की बात हो, या फिर एम्पियर्स लूप में करंट के पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव डायरेक्शन को जानने की बात हो, या फिर किसी भी सर्कुलर लूप में एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन को जानने की बात हो, हम हर जगह सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। और राइट हैंड थंब रूल अपने आप पे इतना पावरफुल है कि वो आपको हर सिचुएशन में आंसर दे सकता है, और इसीलिए हम हर जगह राइट हैंड थंब रूल की ही मदद लेंगे। मैंने यहाँ पर आपके लिए दो नोट्स लिखे हैं, जिसमें पहला नोट कहता है कि अगर आप सेम पेरीमीटर मेंटेन करते हुए अलग अलग शेप में लूप को फॉर्म करें, तब उस केस में सबसे ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगी सर्कुलर लूप की। मैं आपको रीजन समझाता हूं। एक्चुअली अगर आप सेम पेरीमीटर मेंटेन करते हुए अलग अलग शेप में लूप फॉर्म करो, हो सकता है आपने ट्रायंगुलर लूप का फॉर्मेशन किया हो सकता है आपने रेक्टेंगुलर लूप बनाया हो, हेक्सागोनल बनाया हो, या फिर सर्कुलर लूप बनाया हो, सभी की सभी सिचुएशंस में पेरीमीटर की वैल्यू सेम है, आउटर बाउंड्री की लेंथ की वैल्यू सेम है, पर फिर भी सबका एरिया अलग अलग आएगा, और जो सबसे ज्यादा एरिया आएगा वो आता है सर्कुलर लूप का। तब इस केस में सेम पेरीमीटर रहने के बावजूद भी अलग अलग शेप में अगर मैं लूप को फॉर्म करूं, तो भी सबसे ज्यादा एरिया रहने वाला है किसका? सर्कुलर लूप का एरिया सबसे ज्यादा रहेगा। और हमने क्या सीखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है NIA। तब इस केस में जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू एरिया के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो अगर आप अलग अलग शेप में हैविंग सेम पेरीमीटर सेम करंट फ्लो कराएं, तब उस केस में सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। द मैक्सिमम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बिलोंग्स टू द सर्कुलर लूप। इसमें दूसरा लूप यह कहता है कि किसी भी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। इसका आंसर ऑलरेडी आपको मालूम है, क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था कि किसी भी लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। जिस सेंस में करंट फ्लो करेगा उस सेंस में हम अपने राइट हैंड के पाम को रोटेट करेंगे, एंड थंब की मदद से हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। एंड साथ ही साथ अभी के वीडियो में हमने क्या सीखा कि किसी भी लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए भी हम राइट हैंड थंब रूल की मदद लेंगे। करंट के सेंस में हम अपने पाम को टर्न करेंगे, थंब हमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, और जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। तब उस हिसाब से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों में से किसी का भी डायरेक्शन निकालना हो, आपको एक ही रूल लगाना है। तब उस हिसाब से आपको दोनों के केस में डायरेक्शन सेम मिलेगा। तो ये बात मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं, फॉर अ करंट कैरिंग कॉइल और अ लूप मैग्नेटिक फील्ड B एंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M आर पैरेलल, उनका डायरेक्शन सेम होता है, एंड ऑब्वियसली हम मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ही निकालते हैं। नाउ आप एक बात सोचिए, एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, तब उस केस में उस इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन कहीं ना कहीं एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह ही तो है। आप ये मान करके चलिए कि किसी एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के साथ साथ उसका चार्ज भी घूम रहा है, एंड चार्ज के मोशन को, चार्ज के मूवमेंट को हम
इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अगर किसी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे, तब उसे बिल्कुल हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उस तरह से हम उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को निकाल सकते हैं। या फिर मैं ऐसा बिल्कुल कह सकता हूं कि वह रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व होना एनालॉगस है किसी करंट कैरिंग लूप की तरह, इसीलिए हम एक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जो इस टॉपिक में हम करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है, मास m है, वो एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहा है, जिस ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू स्मॉल r है एंड उसके घूमने की स्पीड है v। तब उस केस में अगर मुझे उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड को डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा? तो इसके पहले ये समझें टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड वह समय होगा जिस समय में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट कंप्लीट करेगा, मींस एक सर्कल कंप्लीट करने का जो समय होगा उसी समय को हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का इस केस में जो मूवमेंट हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। यूनिफॉर्मली मतलब एक ही स्पीड के साथ वो घूम रहा है। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करती है, एक ही स्पीड के साथ मूव करती है, तब उसके मोशन के टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इस केस में अगर मुझे एक सर्कल को कंप्लीट करने का समय चाहिए तो मुझको एक सर्कल के सरकमफेरेंस की वैल्यू x की जगह पे पुट कर देनी चाहिए। तो अगर मैं x की जगह पे सरकमफेरेंस 2πr पुट कर दूं, स्पीड मेरी v है, तब मिलने वाला समय हमारे टाइम पीरियड के इक्वल हो जाएगा, और इस फॉर्मूले की मदद से हम इलेक्ट्रॉन के टाइम पीरियड को निकाल पाएंगे। अब हम ये समझते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व होने के दौरान उससे कितनी करंट का डेवलपमेंट होगा, उस इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कितने करंट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब हम इस बात को समझते हैं। तो देखिए मैं एक ड्राइंग के थ्रू आपको समझाता हूं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट के अलोंग घूम रहा है, तो इस ऑर्बिट का मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं, तब इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा? ऑब्वियसली t समय के बाद ही वो यहां से पास करेगा। तो जितने समय में वो किसी भी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है उसकी एवरेज वैल्यू तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड के बराबर ही होगी, क्योंकि t समय के बाद वो फिर वापस से आकर के इस क्रॉस सेक्शन से पास करेगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को पास करने का जो उसका समय है उस समय कैपिटल T या फिर टाइम पीरियड के बराबर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो की, इस रेट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तब इस केस में करंट की वैल्यू हो जाएगी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको ऑलरेडी हमने स्मॉल ही माना हुआ है, डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2πr/v अगर मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो अगले स्टेप में जो v है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा e के पास, एंड फाइनली मुझे करंट की वैल्यू मिल जाएगी EV/2πr। अब क्योंकि उस ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू मैंने स्मॉल r मानी हुई है, तब उस ऑर्बिट के एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी इक्वल टू πr²। अब मुझे क्या क्या मिल चुका है? अब मुझको ये पता चल चुका है कि उस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के दौरान कितनी करंट का डेवलपमेंट हो रहा था, और मुझे ये पता चल चुका है कि उसकी ऑर्बिट का रेडियस, और मुझे यह पता चल चुका है कि उसके ऑर्बिट के एरिया की क्या वैल्यू है। अब हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला सीखा था? हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला सीखा था NIA, जहां पे N था नंबर ऑफ टर्न्स, I थी फ्लो होने वाली करंट लूप से, और A था एरिया ऑफ द लूप। तब इस केस में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स को ऑब्वियसली हम 1 मानेंगे। तो अगर मैं कैपिटल N की जगह पे 1 पुट कर दूं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी I × A। अगले स्टेप में हम I और A की वैल्यू को अगर पुट कर देंगे तो मुझे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने अगले स्टेप में करंट की वैल्यू EV/2πr
एंड एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर पुट कर दी। जो क्वांटिटीज कॉमन है उनको हम कैंसिल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब देख सकते हैं पाई पाई कैंसिल हो रहा है, एक आर कैंसिल हो रहा है, तो न्यूमरेटर में बचने वाला है ई वी स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2, और यही हमारे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को निकालने का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले की मदद से आप रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को निकाल सकते हो। अब मैं इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाता हूं, जो फॉर्म हमें कभी कभी रिक्वायर्ड होगा चीजों को एनालिसिस करने के लिए। तो आप समझिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन m मास का v स्पीड के साथ r रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा हो, तब उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी? तो एंगुलर मोमेंटम होगी r क्रॉस p। जैसे मान लेते ये हमारी ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जिसमें ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल r है और मास को हमने स्मॉल m मान लिया। तो ऑब्वियसली सर्कुलर ऑर्बिट में वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग होगा, और o हमारा इस ऑर्बिट का सेंटर है। तो हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम L एच r क्रॉस p। ये हमारा फॉर्मूला है एंगुलर मोमेंटम को निकालने का। r होती है हमारे पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू o, अ पॉइंट दैट इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तब इस केस में r मेरी इस इलेक्ट्रॉन की o के रेस्पेक्ट में रहने वाली पोजीशन वेक्टर है, एंड पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा पॉइंट की तरफ होता है और पार्टिकल की तरफ होता है ना। तब इस केस में r का डायरेक्शन राइटवर्ड है, p का डायरेक्शन देखेंगे अपवर्ड है, क्योंकि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होगा। तो r का डायरेक्शन राइटवर्ड है, मोमेंटम का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो r और p के बीच में अगर मैं आपसे एंगल पूछूं तो एंगल कितना होगा? इट विल बी 90 डिग्री। तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो हो जाएगी आर पी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और मोमेंटम p की जगह पे मैं mv लिख सकता हूं। तो फाइनली मुझे उस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू मिल जाएगी mvr। जहां पर अगर मुझे vr की वैल्यू निकालनी हो तो vr को मैं l अपॉन m लिख सकता हूं, और इस तरीके से मुझे vr की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करता हूं, मैं vr की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा? m इक्वल टू e बाई 2 अपनी जगह पर है, vr की जगह पे मैंने पुट कर दिया l बाई m। नेक्स्ट स्टेप में मैंने l को LHS की तरफ ले लिया, तो हमारे पास LHS में आ गया m अपॉन l दैट इज इक्वल टू e बाई 2m, जहां पर m हमारी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड l है एंगुलर मोमेंटम। और आप देखें इन दोनों का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट रहा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू बदलने वाली नहीं है एंड इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है, अगर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट करें तो क्योंकि E अपॉन 2m एक कांस्टेंट है, तो द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो। अब बिल्कुल याद रखिए, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम of a revolving electron is a constant which is called as a gyromagnetic ratio, जिसकी वैल्यू E अपॉन 2m होती है। आप E एंड m की वैल्यू को पुट करके जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब देखिए, हालांकि इस फॉर्मूले को डेवलप करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉन की मदद ली है, बट ये फॉर्मूला जो जायरोमैग्नेटिक रेशियो का जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी के लिए एप्लीकेबल है जिसके पास कुछ चार्ज हो। कोई भी एक रिंग घूमे या एक स्फीयर घूमे या कोई रॉड घूमे जिसमें कोई चार्ज हमने डेवलप किया हुआ हो, तो किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी के लिए हम इस जायरोमैग्नेटिक रेशियो के फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तब उस केस में अगर मैं उस रिवॉल्विंग बॉडी के चार्ज को Q मान लूं और मास को अगर मैं स्मॉल m ही मानता हूं, तब उस केस में उसके जायरोमैग्नेटिक रेशियो की वैल्यू हो जाएगी चार्ज ऑफ द बॉडी अपॉन 2m। तो कभी कभी हमें क्या सवाल देता है कि एक स्फीयर है, होलो हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, रॉड हो सकती है, जिसमें हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली,
और हमसे पूछा जाएगा कि उनके मूवमेंट के दौरान, उनके रिवॉल्यूशन के दौरान कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, तब उस केस में m की वैल्यू को निकालने के लिए सिंपली आपको l को मल्टीप्लाई करना है। एंड किसी भी रिवॉल्विंग बॉडी के लिए l की वैल्यू होती है I ओमेगा, जहां पे I को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि किसी रिंग के लिए अगर एक्सिस सेंटर से पास करे और रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो mr स्क्वायर होती है, जहां पे m रिंग का मास होगा, r रिंग की रेडियस होगी। डिस्क के लिए कितना होता है mr स्क्वायर बाई 2। सॉलिड स्फीयर के डायमीटर के अबाउट में अगर रिवॉल्यूशन हो तब उस केस में 2/5 mr स्क्वायर होता है। होलो के लिए 2/3 mr स्क्वायर होता है। अगर कोई रॉड हो और रॉड के सेंटर से एक्सिस पास करे सच दैट एक्सिस रॉड के साथ परपेंडिकुलर हो, तब उस केस में मतलब इस तरह का मोशन हो रहा होगा, रॉड के सेंटर से एक्सिस पास कर रही है और उसके रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर हो, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है ml स्क्वायर बाई 12। तो आप अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो भी वैल्यू रहेगी पुट करके भी आप उस रिवॉल्विंग बॉडी के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को निकाल सकते हैं। ये एक बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने लास्ट वीडियो में एक बात सीखी थी कि अगर किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है, जिसको निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था F इक्वल टू आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी, जहां पर मैंने एल इफेक्टिव को कुछ इस तरह से डिफाइन किया था कि मैंने कहा था कि आप उस वायर के इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, जो भी स्ट्रेट लाइन की लेंथ आएगी वही हमारी एल इफेक्टिव होगी और फिर हम फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास एक लूप हो तब उस केस में आप बताएं एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली 0। इस बात को भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि किसी लूप के लिए, भले वो किसी भी शेप में हो, एक लूप के लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कोई इनिशियल या फाइनल पॉइंट को डिफाइन कर पाना वहां पे पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि लूप के लिए एल इफेक्टिव की वैल्यू 0 होती है, तब उस केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी। और हमने इस बात को कंक्लूड किया था कि अगर किसी लूप को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब उस पर एक्ट होने वाली नेट मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन उस लूप पे एक नेट टॉर्क एक्ट कर सकता है, और उसी टॉर्क को फाइंड आउट करने के लिए अभी हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम ये सीखेंगे कि अगर एक करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब उस केस में उसमें कितना टॉर्क एक्ट करेगी। यहां पर ट्रांसलेशन तो नहीं आएगा, बट हाँ रोटेशन जरूर आ सकता है, और उसी रोटेशनल इफेक्ट की बात हम इस वीडियो में या इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लूप है PQRS, जिसके एरिया की वैल्यू को हम A मान लेते हैं, जिसको हमने B मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और यहां पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। लूप से फ्लो होने वाली करंट को मैं I मान लेता हूं, और आप बिल्कुल देखिए करंट P से लेकर के Q, Q से लेकर के R, R से लेकर के S एंड S से लेकर के P की तरफ फ्लो हो रही है। मतलब मेरे सेंस में अगर मैं देखूं तो मुझको करंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में इस लूप की एरिया वेक्टर किस तरफ होगी, तो याद करें अभी मैंने कहा था कि हम एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड थंब रूल की मदद लेंगे। उसके हिसाब से जिस सेंस में करंट बह रही होगी उस सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करना है, और थंब से हमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। यहां पर एक बात आपको समझनी है कि जो मेरा लूप है वो ऐसा नहीं है, लूप हल्का सा तिरछा है। ठीक, ये जो लूप आपको दिखाई दे रहा है PQRS, वो एक्चुअली इस तरह से नहीं है, हल्का सा तिरछा है। और करंट फ्लो कैसे कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अपने पाम को टर्न करूं तो थंब इस तरह से आउटवर्ड की तरफ आ रहा है, भले सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है बट डेफिनेटली सरफेस के बाहर की तरफ है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन में ही है,
और राइटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन में राइटवर्ड दिखाया गया है और जो एरिया वेक्टर है वो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल थीटा मेंटेन करते हुए बोर्ड के बाहर की तरफ है। इस लूप में P से लेके Q या फिर R से लेके S तक की लेंथ को L माना गया है, जो कि हमारी लेंथ हो गई लूप की, और Q से लेके R या फिर P से लेके S तक की लेंथ को हमने B माना है। तो यहाँ पे हमारी जो विड्थ है वो स्मॉल b है। तो इसी बात को यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में करंट कैरिंग कॉइल है PQRS, जिसके एरिया की वैल्यू A है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा B है, सच दैट द एरिया वेक्टर A makes an angle theta with the magnetic field B. Length and breadth of the loop are L and B respectively. आपको इस लूप के बारे में उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ अब अगर मैं आपसे पूछूं कि PQ पे कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा होगा, हम टॉर्क की बात करेंगे, बट अब एक काम करते हैं, P से लेके Q, Q से लेके R, R से लेके S, S से लेके P तक मैं चारों सेक्शंस में अलग अलग पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालता हूं, फिर आगे हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। तो P से लेके Q तक करंट बह रही है नीचे की तरफ, करेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? राइट की तरफ। आप लोगों के राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड हमने दिखाई थी। अब देखिए यहां पर बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड को राइटवर्ड दिखाया गया है, जो इस ड्राइंग में मैंने ब्लू कलर के इंक से शो किया हुआ है, करेक्ट। तो करंट बह रही है नीचे की तरफ, मतलब ये मेरे लेंथ का डायरेक्शन हो गया, है ना। जिस तरफ करंट बहेगी उस तरफ हम लेंथ के डायरेक्शन को लेंगे टू फाइंड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ऊपर आपको यहां दिखाई दे रहा है। एल इफेक्टिव के ऊपर जो एरो है, मतलब मैंने यहाँ पे एल इफेक्टिव को भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट किया हुआ है, और हमने कहा था लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के अलोंग लेंगे। तो हम क्या निकालने वाले हैं? सबसे पहले हम निकालने वाले हैं फोर्स ऑन द वायर PQ। सबसे पहले मैं PQ पे फोर्स निकालता हूं। अब देखिए, है ना, तो P से लेके Q तक मेरी करंट बह रही है, तो P से लेके Q तक की लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड हो जाएगा। परफेक्ट। नाउ जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है वो राइटवर्ड है। तो अगर मैं आप लोग के सामने यहां पर PQ पे फोर्स निकालने के लिए L क्रॉस B करूं, तो देखिए मैंने लेंथ की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया एंड B की तरफ टर्न किया, तो थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है, और इसीलिए PQ पे जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो इस प्लेन के बाहर की तरफ होगी। और यहां पे आपको डॉट दिखाई दे रहा होगा, मैंने डॉट की मदद से फोर्स F1 को शो किया है। PQ वायर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स F1 है, जो कि I इंटू L क्रॉस B होगी, और फोर्स का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा। L नीचे की तरफ, B राइट की तरफ, दोनों के बीच में एंगल आपको कितना दिखाई दे रहा है? आप देखिए बिल्कुल एंगल 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं दैट लेंथ एलिमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, और इसी कारण से जो फोर्स F1 की वैल्यू होगी वो ILB साइन 90 होगी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो फाइनली F1 हो गया ILB। सिमिलर वे में अगर मैं फोर्स निकालूं RS में, तो RS में करंट किस तरह बह रही है? R से लेके S की तरफ, ठीक। तो करंट बह रही है ऊपर की तरफ, ठीक। अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, तो अगेन वो आप लोगों के राइटवर्ड है। तो वापस से अगर मैं L क्रॉस B करूं, L की तरफ मैंने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया और B की तरफ टर्न करूं, तो थंब अंदर की तरफ आ रहा है, और इसीलिए RS पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड होगी, और इसी को मैंने क्रॉस से शो किया है। फोर्स को शो किया गया F2 से, जिसका डायरेक्शन इनवर्ड है, जो कि आपको ये क्रॉस शो कर रहा है। तो उस हिसाब से हमारी फोर्स ऑन वायर RS विल बी इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B अगेन, क्योंकि हमने P से लेके Q एंड R से लेके S तक की लेंथ को स्मॉल l माना हुआ है, और अगेन L एंड B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। उस हिसाब से फोर्स F2 की वैल्यू भी ILB हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फोर्स ऑन द वायर QR, एंड QR पे एक्ट होने वाले फोर्स को हम मान लेते हैं F3, जो कि हो जाएगी I इंटू स्मॉल b क्रॉस कैपिटल B। यहां लेंथ की जगह में स्मॉल b क्यों लिखा? क्योंकि हमने कहा था Q से लेकर के R या फिर P से लेके S तक की जो लेंथ है वो स्मॉल b है, और इसीलिए
F3 की वैल्यू निकालने के दौरान मैंने लेंथ की जगह पे स्मॉल b पुट किया हुआ है। अब मैं आपको इस फोर्स के डायरेक्शन को निकालना सिखाता हूं। तो देखिए मैंने कहा था कि ये जो मेरा रेक्टेंगुलर लूप है वो हल्का सा इंक्लाइंड है, तो क्योंकि करंट Q से लेकर के R तक फ्लो हो रही है, आप एरो देख सकते हैं, तब इस केस में जो स्मॉल b है हमारे एक्सप्रेशन में, इसका डायरेक्शन भी Q से लेकर R की तरफ होना चाहिए। तो लूप मेरा ऐसा है, करेक्ट। तो Q से लेकर के R तक, मतलब इस पेन के एक एंड से लेकर दूसरे एंड की तरफ हमारी स्मॉल b का डायरेक्शन है। और जहां तक मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरी तरफ है। तब अगर मैं आपसे पूछूं इस केस में b क्रॉस b मींस स्मॉल b क्रॉस कैपिटल B का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप निकालिए। मैं समझाने के लिए थोड़ा साइड बदलता हूं। तो देखिए जो स्मॉल b का डायरेक्शन था वो इस तरफ था और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड है। तो मैं क्या करता हूं, स्मॉल b की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया एंड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ टर्न किया, तो थंब मेरा नीचे की तरफ आ रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो F3 होगी वो डाउनवर्ड होगी। और आप देखिए ड्राइंग में मैंने F3 को वर्टिकली डाउनवर्ड भी शो किया हुआ है, तो हमारी F3 डायरेक्शन में डाउनवर्ड होगी। ठीक उसी तरीके से अगर हमको फोर्स ऑन वायर SP निकालना हो तो अब सिमिलर वे में निकालेंगे। तब लगने वाला फोर्स F4 होगा, जो अगेन हो जाएगा I इंटू स्मॉल b क्रॉस कैपिटल B, बट डायरेक्शन में ही आएगा अपवर्ड, जो आप क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से या फिर राइट हैंड थंब रूल की मदद से डायरेक्शन निकाल पाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए F1 एंड F2 की जो वैल्यूज हैं वो दोनों की सेम है एंड डायरेक्शन में दोनों ही फोर्सेस एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं। तब इस केस में अगर मैं आपसे ये पूछूं F1 एंड F2 का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, देन आंसर इज डेफिनेटली 0। बट यहां पर एक गौर करने वाली बात क्या है कि इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है। लाइन ऑफ एक्शन से ये मतलब है कि वो एक्ट कौन से लाइन के अलोंग कर रही हैं। एक फोर्स का इफेक्ट एक बॉडी पे 3 बातों पे डिपेंड करता है, जिसमें पहली बात है कि उस फोर्स की क्या मैग्नीट्यूड है, दूसरी बात यह है कि उस फोर्स का क्या डायरेक्शन है, और तीसरा उस फोर्स का क्या लाइन ऑफ एक्शन है। मतलब आप एक ही वैल्यू की फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगाओ बट अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगाओ, तब उस केस में उस बॉडी पे उस फोर्स का अलग अलग इफेक्ट आएगा। जैसे अगर हम कभी दरवाजा ओपन करते हैं तब उस दरवाजे के हैंडल को जब अपन खींचते हैं तब जो फोर्स है उस डोर पे एक रोटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर आप उस डोर के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट में फोर्स लगाओ तब उस केस में डोर ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फोर्स का इफेक्ट उसके लाइन ऑफ एक्शन पे भी डिपेंड करता है एंड अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक फोर्स का इफेक्ट क्योंकि अलग अलग होता है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग एक फोर्स का रोटेटिंग इफेक्ट भी हो, और यहां पर वही हो रहा है। मैं आपको ड्राइंग के थ्रू समझाता हूं। आप देखिए यहां पर F1 की जो वैल्यू है वो है ILB, F2 की वैल्यू भी है ILB, तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम। F1 है प्लेन के बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड, F2 है बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड। तब देखा जाए तो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण इन दोनों का रिजल्टेंट तो 0 है, बट क्योंकि एक फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तब इससे हो सकता है कि मेरी लूप घूम जाए। ये वाला फोर्स F1 इस वायर को बाहर लेके आना चाहता है, ये वाला फोर्स F2 इस वायर RS को अंदर की तरफ पुश कर रही है। तो एक फोर्स वायर पे बाहर लग रहा है, एक फोर्स वायर पे अंदर लग रहा है, तो दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से क्या हो सकता है कि ये हमारी जो कॉइल है, जो हमारी लूप है, वो घूम सकती है। एक्चुअल में 2 इक्वल फोर्सेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग अलोंग डिफरेंट लाइन आर कंबाइनली कॉल्ड अ कपल। अगर हमारे पास 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस हों, डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट हों और उनका अगर लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, तब उन्हें हम कंबाइनली कपल कहते हैं। और एक कपल यहां पर एक्ट कर रहा है, एंड कपल जब भी किसी बॉडी पे एक्ट करता है तब वहां पर बॉडी में एक रोटेशनल इफेक्ट आता है, बॉडी घूम जाती है, बॉडी में एक टॉर्क एक्ट करता है, जो यहां पर भी हो रहा है। तो यहीं पर ये बात मैं कंक्लूड कर रहा था आप लोग के साथ कि F1 एंड F2 इक्वल ऑपोजिट हैं, बट
क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, उस केस में नेट फोर्स तो डेफिनेटली जीरो है, बट दे टुगेदर प्रोड्यूस अ नेट टॉर्क। जहां तक सवाल F3 एंड F4 का है, वो भी इक्वल हैं, ओपोजिट हैं, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। मतलब F3 वर्टिकली डाउनवर्ड थी, F4 वर्टिकली अपवर्ड थी, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम था। इसके लिए वो दोनों फोर्सेस कैंसिल तो हुए थे, साथ ही साथ उन दोनों के लिए कंबाइनली टॉर्क की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। दो इक्वल एंड ओपोजिट फोर्सेस मिल करके किसी बॉडी को तभी रोटेट कर सकते हैं जब उन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। तो क्योंकि यहां पर F1 एंड F2 का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग था, इसके लिए इन दोनों फोर्सेस के यहाँ पे टॉर्क आएगी। बट क्योंकि F4 एंड F3 का लाइन ऑफ एक्शन आप देखिए एक्सिस के अलोंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे, इसके लिए क्योंकि उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो उनके लिए टॉर्क की वैल्यू भी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। फोर्स तो जीरो था ही था, F3 एंड F4 के लिए टॉर्क भी यहाँ पर जीरो रहेगा। अगर आप इस पेन को, है ना, दो फोर्स लगाएं, एक फोर्स में लगाता हूं मेरे राइटवर्ड, एक फोर्स लगाता हूं मेरे लेफ्टवर्ड, और अगर उन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम रहा जो कि इस पेन के अलोंग है, वो फोर्सेस तो कैंसिल होंगे ही होंगे, टॉर्क भी नहीं आ पाएगा। इस मार्कर में या इस पेन में आपको कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं देगी, कोई रोटेशन दिखाई नहीं देगा। बट अगर इसके एक टिप पे मैं फोर्स लगा रहा हूं आप लोगों की तरफ और दूसरे टिप पे फोर्स लगा रहा हूं आप लोग से अवे, तब उस केस में आप देखिए ये घूम जाएगी। इस केस में इसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस होगा, और यही चीज यहां पर भी हो रही है। जो यहां पे आप लूप दिखाई आपको दे रहा है, F1 एंड F2 मिल करके एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे जो इस लूप को घुमाएंगे। बट F3 एंड F4 का जहां तक सवाल है, उनकी वजह से डेवलप्ड नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क की वैल्यू भी जीरो है, और यही बात को यहां पर आपको समझनी है। सो जहां तक बात F3 एंड F4 का है, उनका क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसके कारण उनके लिए फोर्स एज वेल एज टॉर्क दोनों की वैल्यू मिलाकर के कितने आने वाली है, जीरो। और इसीलिए इस लूप में नेट टॉर्क सिर्फ और सिर्फ F1 एंड F2 मिलकर के ही डेवलप करेंगे। अब आगे समझते हैं और टॉर्क की वैल्यू निकालना सीखते हैं। देखिए, एक फोर्स के कारण डेवलप्ड टॉर्क होता है T इक्वल टू R क्रॉस F। इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी बॉडी में किसी फोर्स से डेवलप टॉर्क की वैल्यू को निकालते हैं। यहां पर R क्या है, R उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे हमने फोर्स लगाया हुआ होता है, और पोजीशन वेक्टर का हम ओरिजिन कहां पर लेते हैं, तो हम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लिया करते हैं। मतलब R मेरी उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और R पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए जो मेरी ओरिजिन होगी वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होगी, और इसकी मदद से हम टॉर्क निकालते हैं। तो देखिए यहां पर मेरी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऑब्वियस बात थी। F1 हमारा किस तरफ था, बाहर की तरफ था, F2 किस तरफ था, अंदर की तरफ था। तो दोनों की मदद से जो मेरा कॉइल है वो डेफिनेटली ऐसे ही घूमेगा। जो मेरा कॉइल है ऑब्वियसली, क्योंकि एक फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, एक फोर्स लग रहा है मेरी तरफ, तो दोनों फोर्सेस मिलाकर के इसको ऐसे ही घुमाएंगे। तब इस केस में जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहां पर आपको डॉटेड लाइन के अलोंग दिखाई दे रहा होगा। सुनाओ, मैंने इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक पॉइंट ले लिया O, और इस O के रेस्पेक्ट में पहले फोर्स F1 की जो पोजीशन वेक्टर है वो हो गई हमारी R1, और फोर्स मेरा F1 है। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे अगर मैं आपसे ये पूछूं F1 से डेवलप टॉर्क T1 कितना होगा, देन इट इज डेफिनेटली इक्वल टू R1 क्रॉस F1। ठीक, इसी फॉर्मूले को मैंने यूज किया है। अब मैं आपको R1 क्रॉस F1 के डायरेक्शन को भी निकाल करके दिखा देता हूं। तो देखिए मेरा जो लूप है वो कुछ इस तरह से ओरिएंटेड है ना। अब अगर मैं R की बात करूं तो R का डायरेक्शन ऑब्वियसली इस मार्कर के अलोंग है या इस पेन के अलोंग है, और F1 किस तरफ है, F1 आप लोगों की तरफ है। R1 मेरी फोर्स F1 जिस पॉइंट पे लग रही उसकी पोजीशन वेक्टर है, तो डेफिनेटली इस पेन के अलोंग आप देखिए ये मेरा R1 है और फोर्स F1 बाहर की तरफ है। तो अगर मैं R1 क्रॉस F1 करूं तो R1 मेरा इस तरफ था, F1 बाहर की तरफ है। सो R1 क्रॉस F1 से टॉर्क T1 का डायरेक्शन अपवर्ड आ रहा है, और इसीलिए यहां पे मैंने अपवर्ड लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे ये पूछूं
R1 एंड F1 के बीच में एंगल कितना होगा? तो एंगल उतना ही होगा जितना एंगल एरिया वेक्टर एंड हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में था। देखिए, जैसे ये मेरी लूप है, तो लूप का एरिया वेक्टर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर में लिया गया था और मैग्नेटिक फील्ड हमने राइट की तरफ लिया हुआ था। तो जैसे लूप मेरी ऐसी थी, तो ये मेरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थी, मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ थी, करेक्ट। तो इनके बीच में एंगल को हमने थीटा डिफाइन किया था। यही एंगल थीटा अगर हम देखें ज्योमेट्रिकली तो R एंड F1 के बीच में और R1 एंड F1 के बीच में भी आएगा। और इसीलिए यहां पर अगर मैं टॉर्क T1 की आपसे वैल्यू पूछूं, इट विल बी इक्वल टू R1 F1 साइन थीटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं R1 की वैल्यू कितनी होगी, तो R1 तो एक्सिस से लेकर के F1 जिस जगह पे लग रही है उस पॉइंट की दूरी है। तो क्योंकि Q से लेकर के R तक की दूरी हमने स्मॉल b मानी हुई थी, तो O से लेकर के F1 जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उस पॉइंट की दूरी हो जाएगी b/2। तो R1 की जगह पे मैं लिख सकता हूं b/2। F1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? ILB। और क्रॉस प्रोडक्ट में जो साइन का सवाल है, तो थीटा की जगह में यहाँ पे थीटा ही रहेगा, तो यहाँ पे मेरा साइन थीटा आ करके मुझे टॉर्क T1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलर बेसिस पे आप एग्जैक्ट वे में टॉर्क T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हो जाएगी R2 क्रॉस F2। ना यहाँ पे R2 क्या है? R2 उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है जिस पॉइंट में फोर्स F2 लग रहा है। और अगर आप R2 क्रॉस F2 करते हैं तो उससे डेवलप टॉर्क T2 वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा। और यहां पे आप देखिए दोनों टॉर्क कैंसिल नहीं हो रहे, वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज सेम डायरेक्शन में होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। और क्योंकि T1 एंड T2 का डायरेक्शन सेम है, यहाँ पे नेट टॉर्क बनेगा न कि जीरो होगा। और सिमिलर बेसिस पे R2 एंड F2 के बीच में भी एंगल थीटा ही आएगा। तो फाइनली अगर मैं टॉर्क T2 की वैल्यू लिखूं तो उतनी ही हो जाएगी जितनी टॉर्क T1 की वैल्यू है फ्रॉम सिमेट्री। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे नेट टॉर्क की बात करूं तो नेट टॉर्क कितनी होगी? तो क्योंकि दोनों टॉर्क डायरेक्शन में सेम है, इसके कारण नेट टॉर्क की वैल्यू T1 प्लस T2 हो जाएगी। तो b/2 ILB साइन थीटा प्लस b/2 ILB साइन थीटा। अब इसमें क्या क्या कॉमन है? तो ILB साइन थीटा को मैं कॉमन ले लूं तो b/2 प्लस b/2 विल बिकम b। सो फाइनली मुझे मिलेगा BILB साइन थीटा। नाउ क्योंकि मैंने जो लूप यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है वो रेक्टेंगुलर है और इसकी लेंथ मैंने L, ब्रेड्थ मैंने B मानी हुई है, तो एरिया कितनी होगी? L इंटू बी। तो सिमिलरली मैं L इंटू बी को यहाँ पे स्मॉल b इंटू स्मॉल l, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं एरिया A ऑफ द लूप कह सकता हूं। और इसीलिए I अपनी जगह पर है, B इंटू एल एरिया ऑफ द लूप आ जाएगा, B मैग्नेटिक फील्ड अपनी जगह पर है, साइन थीटा अपनी जगह पर है। और फाइनली क्योंकि मैंने एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी एंगल थीटा ही माना था, तब उस हिसाब से IAB साइन थीटा को मैं I इंटू A क्रॉस B लिख सकता हूं, जहां पर A क्रॉस B हो जाएगी AB साइन थीटा। सो फाइनली इस केस में डेवलप्ड टॉर्क की वैल्यू आ गई I इंटू A क्रॉस B। तो मैंने इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही टर्न कंसिडर किया था। मैंने PQRS लूप में वायर का सिर्फ सिंगल टर्न माना हुआ था। अगर इस तरह से इस लूप में कई सारे टर्न्स हों तो हर एक टर्न इंडिविजुअली इतना टॉर्क डेवलप करेगा। और क्योंकि हमारे पास कई सारे टर्न्स हैं तो सबके लिए भी टॉर्क इतना बनता जाएगा और फाइनली टोटल टॉर्क की वैल्यू उन सभी टॉर्क के सम के बराबर हो जाएगी। सो इफ वी कंसिडर कि हमारे कॉइल में टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स है, तब उस केस में n नंबर ऑफ टर्न्स है, तब उस केस में टोटल टॉर्क की वैल्यू n टाइम्स हो जाएगी और हम लिख सकते हैं NI इंटू A क्रॉस B। और याद करें हमारा आज के क्लास का पहला टॉपिक था करंट कैरिंग लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, और उस केस में हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन की थी NIA। तो इसीलिए मैं NIA को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M ऑफ द कॉइल लिख सकता हूं, क्रॉस B अपनी जगह पर है। और यही वो फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम एक करंट कैरिंग कॉइल
जिसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो डेवलप्ड नेट टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? 0, बट नेट टॉर्क कितना होगा? m क्रॉस b, जहां पर m इक्वल्स टू NIA, कॉल्ड द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप, एंड टॉर्क की मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो mb साइन थीटा हो जाएगी। टॉर्क की वैल्यू देखो 0 डिग्री एंड 180 डिग्री में क्या होने वाली है? तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो इन दोनों एंगल्स के लिए टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी 0। टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। और इस केस में अगर थीटा 90 डिग्री हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों, तब उस केस में टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उस मैक्सिमम टॉर्क को हम लिख सकते हैं mb। टी मैक्स की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा mb। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। आगे समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ अ मैग्नेटिक सिस्टम। तो अगर एक करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तब उस सिस्टम के पास कुछ एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। और उसी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का डिस्कशन हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि किसी करंट कैरिंग लूप को, जिसे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, उसको हमने स्लोली रोटेट करना चालू किया। हमने किया मतलब हम एक्सटर्नल हैं, एक एक्सटर्नल एजेंट हैं, और हमने उस लूप को घुमाना चालू किया। घुमाने के दौरान हमने इस बात का ख्याल रखा कि हम उस लूप की काइनेटिक एनर्जी को न बदलें, हम उस लूप की स्पीड को न बदलें, या फिर हम उस लूप को धीरे धीरे घुमाते गए सच दैट घुमाने की जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी। इससे क्या होगा कि इससे जो हम वर्क कर रहे होंगे वो वर्क सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं करेगा, वो जो वर्क है वो सिस्टम की फील्ड एनर्जी में बदलाव करेगा। और यही वो कॉन्सेप्ट है कि हम यहां पर उस लूप को रोटेट बिना स्पीड बदले करें, स्लोली करें। स्लोली मतलब धीरे धीरे अगर घुमाते हो तो वहां पर हम किसी भी तरह की स्पीड के बदलाव को नेग्लेक्ट कर पाएंगे, या फिर आप एक ही स्पीड में घुमाइए सच दैट कि जो भी हमारा वर्क होगा, जो भी हमने एनर्जी पुट की होगी सिस्टम में, वो काइनेटिक के फॉर्म में नहीं की होगी, वो सिस्टम के फील्ड एनर्जी के फॉर्म में की होगी। तो अगर मैं एक ही स्पीड मेंटेन करते हुए वहां पर लूप को रोटेट करता हूं, तब उस केस में उस लूप पे नेट टॉर्क कितना होना चाहिए? देन डेफिनेटली 0। अगर किसी भी लूप पे या किसी बॉडी पे नेट टॉर्क 0 है, इसका ये मतलब है कि उसकी अल्फा 0 होगी। अल्फा 0 है मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और हम उसको एक ही एंगुलर स्पीड के साथ और सिंपली स्पीड के साथ हम रोटेट कर रहे होंगे। तो क्योंकि उस पे नेट टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो जितना टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड ने लूप पे लगाया होगा एग्जैक्टली उतना ही टॉर्क हमें भी लगाना होगा। तो हमें कितना टॉर्क लगाना होगा? तो हमको टॉर्क लगाना पड़ेगा उतना ही जितना मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया था। मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क की वैल्यू को हमने mb साइन थीटा लिखा था, अभी जस्ट हमने डिराइव किया कि जो टॉर्क की वैल्यू है वो mb साइन थीटा होती है। तो एग्जैक्टली इतना ही टॉर्क लगा करके हम उस लूप को घुमाते हैं। अब हम हमारे द्वारा किए गए वर्क की वैल्यू को निकालते हैं। हमने यहाँ पे जो टॉर्क लगाया है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है। कैसे पता चला? क्योंकि जो टॉर्क की वैल्यू है वो थीटा पे डिपेंड कर रही है। थीटा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का एंगल है। तो जैसे जैसे हम कॉइल को टर्न करते जाएंगे थीटा की वैल्यू बदलेगी, और थीटा की वैल्यू बदलने के कारण टॉर्क की वैल्यू भी बदलती जाएगी। सो नाउ अगर किसी वेरिएबल टॉर्क के लिए हम वर्क निकालते हैं तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ टी डी थीटा, जहां पे टी टॉर्क होगी, थीटा की जो लोअर लिमिट है वो थीटा 1 है एंड अपर लिमिट जो है वो थीटा 2 है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम एक वेरिएबल टॉर्क के लिए वर्क की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहां पर मैंने क्या किया, टॉर्क टी की जगह पे mb साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर दिया। डी थीटा अपनी जगह पर है, लोअर लिमिट मेरा थीटा 1, अपर लिमिट मेरा थीटा 2 भी अपनी जगह पर है। तो यहां पर आप देखिए mb कांस्टेंट होने के कारण, क्योंकि
किसी भी लूप के लिए m और फील्ड b की वैल्यू क्यों बदलेगी, दोनों कांस्टेंट है, तो m भी कांस्टेंट होने के कारण मैंने बाहर ले लिया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, इट इज माइनस कॉस थीटा। एंड नाउ लोअर लिमिट थीटा 1 नीचे रहा, अपर लिमिट थीटा 2 ऊपर रहा। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में अपर लिमिट पुट करूंगा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूंगा। तो पहले थीटा की जगह पे आप पुट कर दीजिए अपर लिमिट, तो मुझे मिलेगा माइनस कॉस थीटा 2। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा माइनस कॉस थीटा 2। अब फिर मैं माइनस करके लोअर लिमिट पुट करूंगा, तो लोअर लिमिट अगर मैं डालता हूं तो मुझे मिलेगा माइनस कॉस थीटा 1। और क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो 2 बार माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस कॉस थीटा 1 आ जाएगा, और इससे मुझे वर्क की वैल्यू मिल जाएगी एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये हमारे टॉर्क के द्वारा किए गए वर्क की वैल्यू हो गई। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारे द्वारा किया गया वर्क यहां पर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में बदलाव नहीं किया, जो भी हमने वर्क किया वो उसने सिस्टम की फील्ड एनर्जी को बढ़ाया। तो इसीलिए जो भी एनर्जी का सिस्टम में इंक्रीमेंट है वो इसी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। सो इस केस में सिस्टम की जो फील्ड एनर्जी में बदलाव आया है वो है डेल्टा यू। यू से हम फील्ड एनर्जी को शो कर रहे हैं। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 और एम बी इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारे चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हुआ। नाउ अगर हम किसी कन्वीनियंस पर्पस के लिए किसी एंगल के लिए फील्ड एनर्जी को जीरो मान लें तो क्या बुराई है, क्योंकि हम डील किसके साथ कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं चेंज इन फील्ड एनर्जी। तो क्योंकि हमें डील बदलाव के साथ करना है तो फील्ड एनर्जी की शुरुआत की वैल्यू को जीरो लेना ये तो मेरे कन्वीनियंस का बात है। मैं अपनी सुविधा के लिए अपनी सुविधा के बेसिस पे मैं कहीं पर भी किसी भी एंगल के लिए फील्ड एनर्जी को जीरो मान सकता हूं, और उसके बाद कितनी फील्ड एनर्जी का बदलाव आएगा वो मैं इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकता हूं। तो कन्वीनियंस पर्पस के लिए जनरली हम लोग थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री में फील्ड एनर्जी को जीरो मानते हैं, है ना। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस केस में हम फील्ड एनर्जी को जनरली कितना लेते हैं, जीरो लेते हैं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी लिखे हैं, बट जनरली इसे हम फील्ड एनर्जी के नाम से ही पढ़ेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तब डिफाइन की जाती है जब लगने वाला फोर्स एक कंजर्वेटिव नेचर का हो, बट क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक नॉन कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स है, पोटेंशियल वर्ड यूज न करके हम लोग इसे फील्ड एनर्जी ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। सो नाउ हम लोग कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री में फील्ड को जीरो मान लेते हैं। सो शुरुआत के एंगल थीटा 1 को मैं 90 मान लेता हूं और बाद के एंगल थीटा 2 को मैं थीटा मान लेता हूं। मतलब 90 डिग्री से अगर मैं हमारे लूप को टर्न करूं तो शुरुआत में एंगल था 90, बाद में हो गया थीटा। तो शुरुआत में एंगल अगर 90 है तो शुरुआत की एनर्जी भी कितनी ले लूंगा मैं, जीरो। बाद की एनर्जी हो गई यू थीटा, जिसे हम मान के चल रहे हैं यू, और यू थीटा विच विल बी इक्वल टू, तो मैंने यहां पे फॉर्मूले में थीटा 1 की जगह में 90 डाल दिया, थीटा 2 की जगह पे मैंने थीटा डाल दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहां पे मुझे cos 90 की वैल्यू मिल गई जीरो, एंड थीटा की जगह में थीटा 2 है तो माइनस कॉस थीटा अपनी जगह पे बना रहेगा। सो फाइनली मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस एम बी कॉस थीटा, जिसे मैं लिख सकता हूं माइनस एम डॉट बी। तो इस फॉर्मूले की मदद से किसी एंगल थीटा पे सिस्टम की जो फील्ड एनर्जी होगी वो होगी माइनस एम डॉट बी। हमने इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन के लिए 90 डिग्री पे फील्ड एनर्जी को जीरो माना हुआ है। अगर आप 90 डिग्री पे फील्ड एनर्जी को जीरो नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, उस केस में आपको इस फॉर्मूले की मदद से ही डेल्टा यू की वैल्यू को निकालना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि 90 डिग्री पे फील्ड एनर्जी जीरो होती है, ये एक सुविधा की बात है। हम सुविधा के लिए 90 डिग्री पे फील्ड एनर्जी को जीरो ले सकते हैं, रीजन बिंग कि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो 90 डिग्री में क्योंकि cos जीरो होता है इसीलिए हमने सुविधा के लिए 90 डिग्री पे फील्ड एनर्जी को जीरो ले लिया। जरूरी नहीं है कि आप लें, नहीं भी ले सकते हैं, एक सुविधा की बात थी।
यहां पे एक बात आपको और समझना क्या चाहिए कि जब एंगल की वैल्यू 0 डिग्री होगी तब टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला है एम बी साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करूं, साइन 0 0, तो 0 डिग्री में टॉर्क 0 है। लूप पे नेट फोर्स कितना था, वो भी 0 था। मतलब मेरा लूप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 है, नेट टॉर्क की वैल्यू भी 0 है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो इस केस में ये जो वैल्यू आ रही है मेरी एम बी कॉस थीटा, तो यहां पे अगर मैं थीटा की जगह पे 0 डिग्री डालूं तो कॉस की मुझे वैल्यू मिलती है 1, एंड उस केस में u की वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बी, एंड माइनस एम बी फील्ड एनर्जी की सबसे छोटी वैल्यू है। किसी भी एंगल के लिए फील्ड एनर्जी की वैल्यू इससे छोटी नहीं हो सकती, और ये सबसे छोटी एनर्जी है। और हमने ये बात भी सीखी हुई है कि एनर्जी एंड स्टेबिलिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर फील्ड एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, यहां पे फील्ड एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। और क्योंकि इस केस में एनर्जी सबसे कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा। मतलब मेरा सिस्टम हाईली स्टेबल होगा, और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में भी है, इस स्टेट को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं थीटा की जगह में 180 डिग्री पुट करूं, तब इस केस में साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो टॉर्क अगेन 0 है। फोर्स तो 0 था ही था, तो इस केस में भी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल भी रोटेशनल भी। बट इस केस में अगर मैं फील्ड एनर्जी की बात करूं, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस एम बी इंटू -1 विल बिकम प्लस एम बी, विच मेक्स द फील्ड एनर्जी मैक्सिमम। ये फील्ड की या फील्ड एनर्जी की सबसे बड़ी वैल्यू है। और क्योंकि इस केस में एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, सिस्टम हाईली अनस्टेबल होगा। अगर सिस्टम को इस स्टेट से हल्का सा भी टर्न कर दिया जाए तो वो वापस नहीं लौटेगा, वो स्टेट से हट करके इक्विलिब्रियम की तरफ, मींस स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और इसीलिए जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तब पोटेंशियल एनर्जी और फील्ड एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इस स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं इस टॉपिक में आपने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, ये 4 टॉपिक जो हमने डिस्कस किए आपको अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बारी है न्यूमेरिकल्स की, तो शुरुआत करते हैं और इन टॉपिक्स पे कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 0.2 टेस्ला कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टॉर्क ऑन द कॉइल एंड विच साइड ऑफ द कॉइल कम्स आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। देखिए मैं आपको समझाता हूं। इस केस में हमारे पास एक करंट कैरिंग लूप है ABCD, जिसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर, एंड जिस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा गया है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.2 टेस्ला, एंड इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू है दैट इज गिवन टू बी 100। तो हमको ये बताना है कि इस कॉइल में टोटल कितना टॉर्क एक्ट कर रहा होगा और कौन सा साइड पहले प्लेन ऑफ द पेपर मींस इस बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ निकलेगा। तो हमने टॉर्क निकालने का फॉर्मूला सीखा, टॉर्क T इक्वल टू M क्रॉस B। इस फॉर्मूले की मदद से हमने टॉर्क निकालना सीखा है, राइट नाउ। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड हो जाएगी MB साइन थीटा, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M की वैल्यू होती है NIA, B साइन थीटा अपनी जगह पर है। तो देखिए यहां पर जो ABCD जो हमारी कॉइल है वो इस बोर्ड के प्लेन में है, और इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो आप लोगों की तरफ होगा, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। हमने क्या कहा था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो एरिया वेक्टर के अलोंग होगा, और एरिया वेक्टर के डायरेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल की मदद लेंगे। करंट के सेंस में हमको राइट हैंड के पाम को टर्न करना है, थंब से हमको एरिया वेक्टर या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन मिलेगा।
तब इस केस में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, करेक्ट। एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बोर्ड के प्लेन में है। अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन में है फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ पोल, और एरिया वेक्टर हमारे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में रहने वाला एंगल थीटा 90 डिग्री होगा और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो मैं अदर क्वांटिटीज की वैल्यू यहां पे पुट करके सॉल्व कर देता हूं। सो नंबर ऑफ टर्न्स मुझे गिवन है 100, करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 एम्पियर, एरिया इक्वल्स टू, नाउ एरिया निकालने के लिए आप देखिए इस रेक्टेंगुलर लूप की मुझे लेंथ एंड विड्थ दी हुई है। तो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो इस केस में हमारे इस रेक्टेंगुलर कॉइल की एरिया की वैल्यू हो जाएगी 0.08, मैंने 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, इंटू 10 सेंटीमीटर विच 0.1 मीटर। नाउ एरिया की वैल्यू भी हो गई और बाकी रह गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में 0.2 टेस्ला पुट कर देता हूं। साइन थीटा की वैल्यू मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। तब उस हिसाब से आप देखिए 100 इंटू 0.08 विल बिकम 8, 8 इंटू 2 विल बिकम 16, इंटू मेरे पास अब रह गया 0.1 इंटू 0.2 दैट इज 0.02। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 0.32 न्यूटन मीटर। तब इस हिसाब से ये हमारी टॉर्क की वैल्यू आ गई। सो हम देख सकते हैं टॉर्क की वैल्यू यहां पर 0.32 न्यूटन मीटर ऑप्शन 3 एंड 4 दोनों में दिया हुआ है। तो अभी हमको ये देखना है कि 3 करेक्ट है या 4 करेक्ट है। साथ ही साथ हमको ये भी पूछा है कि कौन सी साइड इस प्लेन के बाहर की तरफ आएगी। ठीक, हमको पूछा विच साइड ऑफ द कॉइल कम्स आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर। ठीक है, इस बात को भी एनालिसिस करके देखते हैं। बात करते हैं एडी की। हम ये देखते हैं कि एडी की मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में होगी। सो एडी जो हमारी वायर होगी कॉइल की, उसमें फ्लो होने वाली करंट नीचे की तरफ है, एंड किसी वायर में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होता है F इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ये फॉर्मूला हमने सीखा है। तब इस केस में एडी जो हमारी कॉइल की वायर है उसमें करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। सो एडी सेक्शन की जो लेंथ होगी वो ए से लेके डी की तरफ होगी। तो ये मेरे लेंथ का डायरेक्शन हो गया। जहां तक मैग्नेटिक फील्ड बी का सवाल है वो राइट की तरफ है। तो अगर हम इस केस में एल क्रॉस बी करें तो देखिए मैंने एल की तरफ अपने राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया एंड बी की तरफ टर्न करता हूं तो थंब मेरा बाहर की तरफ आ रहा है। इसका यह मतलब रहा कि जो हमारी सेक्शन एडी है इस पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बाहर की तरफ होगा। दैट मीन्स एडी सेक्शन ही होगा जो बाहर की तरफ आएगा। तब उस हिसाब से एडी साइड कम्स आउट फ्रॉम प्लेन ऑफ द पेपर। ऑप्शन 4 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर होगा। अगर आप बीसी के लिए अप्लाई करें तो देखिए बीसी में फ्लो होने वाली करंट ऊपर है, तो इसके लिए लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन ऊपर होगा, मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है। तो आप देखिए करके, सो एल की तरफ राइट हैंड के पाम को स्ट्रेच किया और मैं बी की तरफ टर्न करता हूं, थंब अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब सेक्शन बीसी पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड होगा। सो एडी बाहर आएगा, बीसी अंदर की तरफ जाएगा और इस तरीके से हमारी जो कॉइल है वो टर्न हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। मैं समझता हूं आपको पहला सवाल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। A current carrying wire of length L is bent to form a circular coil of 1 turn. After that it is again bent to form a circular coil of 2 turns. Find the ratio of magnetic moment of the 2 coils. ठीक है, हमारे पास एक वायर है जिसकी लेंथ है L। पहले इसकी मदद से हमने एक टर्न बनाया और उसमें कुछ करंट फ्लो कराई, जिसके कारण उसकी कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हुआ होगा। अब कहता है कि उसी वायर से अगर हम 2 टर्न का डेवलपमेंट करें और मान लेते उतना ही करंट जितना पहले हमने पास किया था, अगर दूसरे कॉइल में फिर करवाते हैं, तब उसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो भी वैल्यू आएगी उनका रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमने किसी कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला सीखा है NIA, करेक्ट। अब देखिए हमने L लेंथ की वायर से सबसे पहले सिंगल टर्न का सर्कुलर कॉइल बनाया। तब इस केस में डेफिनेटली अगर उस सिंगल टर्न के रेडियस को मैं R1 मान लूं, तब उस केस में उसके सर्कमफेरेंस की वैल्यू लेंथ L के बराबर हो जानी चाहिए। तब मैं बिल्कुल लिख सकता हूं
2 पाई R1 की वैल्यू L के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि आपने उस वायर की मदद से एक टर्न का डेवलपमेंट किया है। तो वो जो सिंगल टर्न का आपने डेवलपमेंट किया है उसका सरकमफेरेंस डेफिनेटली वायर की लेंथ के बराबर ही तो होना चाहिए। और अगर मैं टर्न के रेडियस को R1 मान लूं तो 2 पाई R1 की वैल्यू डेफिनेटली L के बराबर हो जाएगी। उस हिसाब से R1 की वैल्यू हो गई L अपॉन 2 पाई। तो अगर मैं फर्स्ट केस में या पहले टर्न के लिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगी, सपोज m1, तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया मेरा 1, करंट सपोज I है, एंड किसी सर्कल के एरिया की वैल्यू होती है पाई R स्क्वायर, तब इस केस में हो जाएगी पाई R1 स्क्वायर। सो पाई अपनी जगह पर है, R1 स्क्वायर करूंगा तो मुझे L बाई 2 पाई का स्क्वायर कर देना चाहिए। सो फाइनली मिलने वाली क्वांटिटी क्या है हमारे पास, I पाई L स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो ये मेरी फर्स्ट ये सिंगल टर्न की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गई है। अब हम सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हमने उसी वायर की मदद से 2 टर्न का डेवलपमेंट किया। तो अगर मैं सेकेंड केस में कॉइल के रेडियस को R2 मान लूं तब उस केस में सिंगल टर्न की लेंथ हो जाएगी 2 पाई R2 एंड सेकेंड टर्न की भी लेंथ हो जाएगी 2 पाई R2। तो मिला करके टोटल लेंथ हो जाएगी 4 पाई R2, जिसकी वैल्यू अगेन लेंथ ऑफ द वायर हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने उसी वायर की मदद से 2 टर्न्स का डेवलपमेंट किया है। सो 2 पाई R2 प्लस 2 पाई R2 कंबाइनली हो जाएगा 4 पाई R2, जिसकी वैल्यू L के बराबर होगी। तब सेकेंड केस में अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तब होगी R2 इक्वल टू L अपॉन 4 पाई। तब सेकेंड केस में रहने वाले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M2 की वैल्यू हो जाएगी NIA से, नंबर ऑफ टर्न्स की जगह पे मैं पुट कर देता हूं 2, करंट की वैल्यू सेम है, एंड अब हमारे लूप के सिंगल टर्न के एरिया की वैल्यू और हमारे कॉइल के एरिया की वैल्यू हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर करना है मतलब L अपॉन 4 पाई का मुझे स्क्वायर कर देना है। तब इस हिसाब से मुझे क्या मिलने वाला देखते हैं। सो 2I पाई L स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू पाई स्क्वायर, राइट। नाउ एक पाई यहां कैंसिल हो गया, दिस विल बी इक्वल टू I L स्क्वायर अपॉन 2/16 को मैं 1/8 लिख सकता हूं इंटू पाई। यहां पर भी मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक एक पाई को कैंसिल कर सकता था। तो मुझको सेकेंड कॉइल की भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू मिल चुकी है। अब मुझको ये बताना है कि इन दोनों केसेस में रहने वाले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। सो M1:M2 मुझे बताना है। बस आप इन दोनों के RHS को डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तब उस हिसाब से IL स्क्वायर अपॉन 4 पाई डिवाइडेड बाय IL स्क्वायर अपॉन 8 पाई, सब कुछ कैंसिल हो करके 8 न्यूमरेटर में मिलेगा, 4 डिनोमिनेटर में। सो 8/4 की वैल्यू आ जाएगी 2/1, दैट इक्वल्स टू 2:1। और इसीलिए इस सवाल का आंसर 2:1 होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सर्कुलर कॉइल्स ऑफ डिफरेंट टर्न्स आर मेड बाय अ कांस्टेंट लेंथ करंट कैरिंग वायर, फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल फॉर इट्स मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं आपको सवाल समझाता हूं। एक हाईली कॉन्सेप्चुअल सवाल है। कहता है कि हमने सेम लेंथ की वायर से अलग अलग सर्कुलर कॉइल्स का फॉर्मेशन किया एंड सब में हमने अलग अलग नंबर ऑफ टर्न्स को मेंटेन किया। तो कह रहा है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए नंबर ऑफ टर्न्स को कितना मेंटेन करना होगा। तो देखिए मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है M इक्वल टू NIA। तो सब में फ्लो होने वाली जो करंट होगी I सब में सेम मेंटेन किया गया है। तो बोलता है कितना नंबर ऑफ टर्न्स मेंटेन करें सच दैट इट विल हैव द मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट, ये हमको बताना है। एंड सभी कॉइल्स के केस में नंबर ऑफ टर्न्स की जो संख्या है वो अलग अलग मेंटेन की गई है। एंड सभी केसेस में जो लेंथ होगी वायर की जिसकी मदद से कॉइल को बनाया गया है वो सब में हमने सेम मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए मान लेते हैं कि मैं नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N मेंटेन करता हूं, मान लेते हैं। तब उस केस में अगर मैं उस केस में कॉइल की रेडियस को मैं R मान लूं तो एक टर्न की लेंथ क्या होगी बताइए। तो एक टर्न की लेंथ हो जाएगी 2 पाई R। अगर मैं कॉइल के रेडियस को स्मॉल r यहां पे मान लेता हूं, जो मतलब हमने कॉइल का फॉर्मेशन किया है किसी केस में,
उस कॉइल की रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं, तब उस केस में सिंगल टर्न की लेंथ कितनी हो जाएगी, दैट इज 2 पाई आर। मैंने कितने नंबर ऑफ टर्न्स का डेवलपमेंट किया है, लेट अस से n। ठीक, यहां पे जो आपको n दिखाई दे रहा है, तो एक की लेंथ हो गई 2 पाई आर, दूसरे की भी 2 पाई आर, तीसरी की भी 2 पाई आर। तो अगर इस तरह से मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स मेंटेन किया होगा, तो आप बताइए टोटल वायर की लेंथ क्या होगी जिसकी मदद से मैंने कॉइल का फॉर्मेशन किया होगा। इट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एन, जो कि हमारे द्वारा ली गई वायर की लेंथ होनी चाहिए, जिसे मैं कैपिटल एल मान लेता हूं। तब इस केस में रेडियस आर की वैल्यू कितनी आने वाली है, इट विल बी इक्वल टू एल अपॉन 2 पाई एन। तो मुझको उस केस में रेडियस की वैल्यू मिल गई। अब मैं फॉर्मूला पुट करके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उस केस का निकाल के देखता हूं मुझे क्या मिलता है। तब उस केस में m की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स n अपनी जगह पे रहेगा, करंट I भी अपनी जगह पे रहेगी, और क्योंकि मेरा टर्न सर्कुलर है तो सर्कुलर लूप के केस में एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मुझको इसका स्क्वायर कर देना चाहिए, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो मुझे लिखना होगा एल अपॉन 2 पाई एन स्क्वायर। ठीक, नाउ दिस विल बी इक्वल टू एन आई ए एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से एक n आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे ये मेरी वैल्यू जो है ये पाई है। नाउ दिस विल बी इक्वल टू एक पाई को भी मैं कैंसिल कर सकता हूं। सो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, आई एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एन। करेक्ट। यहां पर मैं देखूं तो सभी कॉइल्स में फ्लो होने वाली करंट आई सेम थी, सभी कॉइल की टोटल लेंथ की वैल्यू एल भी सेम थी, 4 पाई तो सब में कॉमन रहेगा ही रहेगा। तब इस केस में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स जितना छोटा होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ टर्न्स हम जितना ज्यादा मेंटेन करेंगे उस केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एन की सबसे छोटी वैल्यू 1 हो सकती है, एक से छोटा टर्न थोड़ी हो सकता है। अगर आप कोई कॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हो, अगर आप कोई कॉइल बना रहे हो तो उस कॉइल में मिनिमम एक टर्न तो रखोगे। तो एन की जो सबसे छोटी वैल्यू है, एन की जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1, विच विल मेक द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैक्सिमम। और इसीलिए इस केस में आंसर 1 टर्न होगा। आप बिल्कुल याद रखिएगा इस बात को। एंड साथ ही साथ इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा कि फर्स्ट केस में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 1 थी एंड सेकंड केस में नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू 2 थी। और आप देखिए जब रेशियो की बात हुई तो सिंगल टर्न वाले केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2 टर्न वाले केस की तुलना में डबल है। मतलब सिंगल टर्न की मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2 टर्न वाली कॉइल के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की तुलना में डबल आई। तो ज्यादा किसकी आई, सिंगल टर्न वाले की सेकंड टर्न वाले की। तो ऑब्वियसली 1 टर्न वाले केस में हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू सबसे बड़ी मिली, और वही हमारे इस केस में भी आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2 सर्कुलर कॉइल्स माउंटेड पैरेलल टू ईच अदर on the same axis carry steady currents. If an observer between the coils report that one coil carrying a clockwise current I while other is carrying an anti-clockwise current I, then between the two coils there is। देखिए मैं आपको समझाता हूं। बोलता है कि हमारे पास 2 पैरेलल सर्कुलर कॉइल्स हैं। तो मान लिया जाए ये हमारा पहला सर्कुलर कॉइल है और ये हमारा दूसरा सर्कुलर कॉइल है। तो हमारे पास 2 पैरेलल सर्कुलर कॉइल्स हैं। अब बोलता है कि उनकी एक्सिस सेम है, माउंटेड ऑन द सेम एक्सिस। करेक्ट। और दोनों में सेम करंट भी फ्लो हो रही है। बट एक जो ऑब्जर्वर है वो रिपोर्ट करता है कि एक कॉइल में फ्लो होने वाली करंट क्लॉकवाइज है, जबकि दूसरे कॉइल में फ्लो होने वाली करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो बोलता है उन दोनों के बीच में किस तरह का इफेक्ट होगा, मतलब उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, एट्रैक्टिव होगा, नहीं होगा, क्या होगा हमें बताना है। तो चलिए वो ऑब्जर्वर मैं हूं। तो जब मैं एक कॉइल की तरफ देखा तो मुझको दिखाई दिया कि करंट जो फ्लो हो रही है वो क्लॉकवाइज हो रही है। तो मेरे सेंस में ये क्लॉकवाइज है। तो अगर इस सेंस में करंट फ्लो हो रही होगी तो मैं उस सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करता हूं। तो मेरा थंब देखिए आप लोगों के राइट की तरफ आ रहा है। इसका यह मतलब है कि जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m है वो राइटवर्ड आएगी।
अगर इस केस में मैं करंट को क्लॉकवाइज मान करके चलता हूं तो। करेक्ट। तो मेरे सेंस में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो राइटवर्ड आ गया, और इस केस में अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट राइटवर्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी राइटवर्ड है, और मैं जानता हूं कि नॉर्थ पोल से अवे होती है मैग्नेटिक फील्ड एंड साउथ पोल के टुवर्ड्स होती है मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के बाहर। उस हिसाब से खैर ये मैग्नेट तो नहीं है बट एक मैग्नेटिक डाइपोल तो जरूर है। हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में, दैट अ करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो इसका भी तो दो पोल होगा, और इसके दो पोल में से एक पोल का नाम होगा नॉर्थ पोल और दूसरे का नाम होगा साउथ पोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा या होता है। आप इस बात को समझिए, हम अगले चैप्टर में इसको काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ से लेकर के नॉर्थ पोल की तरफ होता है, तभी नॉर्थ पोल से अवे हमें मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट यहां पे ऑब्जर्व हो रही है। तो इस केस में मुझे या मेरी तरफ का जो सरफेस है वो मुझे एक साउथ पोल की तरह बिहेव करता हुआ नजर आएगा। अब मैं इस कॉइल की तरफ अपने आप को टर्न करता हूं। अब मुझको जो करंट नजर आ रही है वो किस तरह से नजर आ रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से मुझे करंट फ्लो होती हुई नजर आ रही है। तो अगेन सेम सेंस में मैं अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करूं तो वापस से थंब मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है इस केस में भी बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड या इसका भी जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो राइटवर्ड ही है, आप लोगों के राइटवर्ड है। और इसका मतलब इसके यहाँ पे मतलब लेफ्ट की तरफ जो सरफेस होगी वो साउथ की तरह बिहेव करेगा एंड राइट की तरफ जो सरफेस होगी वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और अभी आप खुद देखिए इन दोनों सर्कुलर कॉइल्स के नॉर्थ एंड साउथ पास आ रहे हैं। लेफ्ट वाले कॉइल का नॉर्थ पोल एंड राइट वाले कॉइल का साउथ पोल क्लोजेस्ट हैं। और ये चीज हम अच्छे से जानते हैं दैट लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल करते हैं एंड अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और इसी कारण से इन दोनों कॉइल्स में हमको एक अट्रैक्शन दिखाई देगा, वो क्लोज आने लगेंगे, उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स का डेवलपमेंट होगा। तब उस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, अ स्टेडी अट्रैक्टिव फोर्स। ऑप्शन फोर्थ इस सवाल का एकदम सही जवाब होगा। तो आप बिल्कुल याद रखिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और इस तरह से जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। इन बातों को हमने नोट्स में डिस्कस किया था आज के वीडियो में। आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल कहता है अ सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न्स r radius carries a I current. Work done in rotating this coil in an external magnetic field from θ1 equal to 0 degree to θ2 equal to 90 degree is. तो हमने मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पढ़ा था और उसकी वैल्यू आई थी mb इंटू कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये फॉर्मूले को आज हमने सीखा है। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हो गई NIA। सो नंबर ऑफ टर्न्स की जगह में N, करंट की जगह में I। जहां तक एरिया का सवाल है, क्योंकि रेडियस की वैल्यू R है तो एरिया हो जाएगी पाई R स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड B अपनी जगह पे रहेगी। नाउ कॉस θ1, तो θ1 की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 माइनस, अब θ2 की जगह में 90 पुट कर दीजिए और cos 90 की वैल्यू कितनी, दैट इज 0। सो 1 माइनस 0 बिकम्स 1। सो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा NI पाई R स्क्वायर इंटू B। और अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है। तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा और आप बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।